गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम अपना प्रीलिम्स बूस्टर का आज पहला टॉपिक देखते हैं। पंजाब ने फार्म बिल्स पास किए हैं कुछ तीन, इन रिस्पॉन्स टू जो सेंटर के फार्म बिल्स थे उसके अगेंस्ट, उसको नलीफाई करने के लिए, उसको ओवरराइड करने के लिए पंजाब असेंबली ने, स्टेट असेंबली ने कुछ तीन ऐसे फार्म बिल्स पास किए हैं जो कि उन हमारे सेंट्रल लॉज को ओवरराइड कर देंगे। ठीक है, तो अब तो देखते हैं कि ये लाए क्यों, ये वाले स्टेट ने ये बिल्स लाए क्यों हैं। क्योंकि आपको पता है स्टेट में प्रोटेस्ट चल रहे हैं पंजाब में फार्म बिल्स के अगेंस्ट जो सेंटर लेके आया। तो वो पंजाब का ये फार्म बिल्स लाने का उनका आर्ग्यूमेंट है कि हम लाइवलीहुड्स और इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स बताना चाहते हैं और फार्म लेबरर्स का इंटरेस्ट बचाना चाहते हैं, क्योंकि जो सेंटर के फार्म बिल्स हैं वो अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स हैं, इसलिए हम ये बिल्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, अब उन वो बता रहे हैं कि 86% के आसपास जो हमारे पंजाब स्टेट में जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल और मार्जिनल हैं, और जो उसमें से भी मेजॉरिटी है उनके पास 2 एकड़ से भी कम लैंड है। तो हमको स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के इंटरेस्ट को बचाना है। अब ये सब सच है कि नहीं, ये सब एक डिफरेंट टॉपिक है डिबेट का, बट जो वो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, वो जो पंजाब गवर्नमेंट ने आर्ग्यूमेंट दिया है ये बिल्स को लाते हुए, तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके। अब पंजाब गवर्नमेंट जो ये है बिल लेके आई है, ये एक्चुअली क्या हुआ है कि सेंटर का लॉ ऑलरेडी बन चुका है, पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। अब जब पंजाब गवर्नमेंट अपनी स्टेट असेंबली के थ्रू जब ये बिल लेकर आएगी, तो जब ये गवर्नर के पास जाएगा, क्योंकि पहले ही इस सब्जेक्ट पर सेंट्रल लॉज एग्जिस्ट करते हैं, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा कि क्या इन बिल्स को असेंट करूं मैं या नहीं। तो इन केस अगर प्रेसिडेंट इनको डिनाई भी कर देता है और गवर्नर इनको मतलब नहीं भी असेंट देता है इन बिल्स को, तो भी एक पॉलिटिकल पॉइंट सिक्योर कर लेगी पंजाब गवर्नमेंट की, देखो हम तो लेके आए थे बिल लेकिन सेंटर नहीं ला हमको करने दे रहा। और ये पॉलिटिक्स ही यही है इस बिल के, इन बिल्स को लाने के ऊपर, कि इवन इफ दे गेट डिफीटेड दे विल स्टिल सिक्योर sympathy votes in case पंजाब गोज़ फॉर इलेक्शन इन कमिंग फ्यू ईयर्स। ठीक है, तो ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है इस चीज़ पे। अब ये जो बिल्स जो हैं हम उसके फीचर्स भी देखेंगे कि कुछ ऐसा खास है नहीं है इसमें जो कि मतलब आपको देखने में, अभी क्रिटिसिज्म में भी देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि बिल्स जो हैं वो कैसे फार्मर्स के इंटरेस्ट को खास कुछ सिक्योर करने की बात उसमें नहीं है। ठीक है, बिल जो है वो कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो उस पर सेंटर लॉ क्यों लेके आया। तो ये भी इसलिए भी उन्होंने फार्म बिल्स जो अपने स्टेट ने, पंजाब ने बना दिए। ठीक है, अब फीचर्स देखते हैं इस बिल के, जो ये तीन बिल्स लेके आए हैं। अब तीनों बिल्स के आपको यूपीएससी के लिए तो एटलीस्ट नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ जो पीसीएस पढ़ रहे हैं उनको इनके नाम भी याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि पीसीएस में वो नाम भी पूछ सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो वो नाम भी पूछ सकते हैं, वो आप उनके लिए नाम याद रख लेना। वैसे यूपीएससी को के एस्पिरेंट्स को इसको इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है बिल के। ठीक है, सिर्फ फीचर्स पता होने चाहिए। अब क्या था कि फार्म बिल में सारा आंदोलन यही हो रहा है कि जब मंडी से बाहर फार्मर अपना सामान बेचेगा, तो उसको हो सकता है कि एमएसपी से कम रेट दे जो प्राइवेट ट्रेडर होगा उसके साथ। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, रिलायंस जो ग्रुप है अगर वो फार्मर्स के साथ ट्रेड कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो एमएसपी पे ही उनसे सामान खरीदे, हो सकता है वो एमएसपी से कम रेट पे खरीदे। तो ये सेंटर, ये जो फार्म लॉज हैं उसमें ये एक ऐसा क्रिटिसिज्म किया जा रहा था। तो इन्होंने क्या करा है पंजाब ने, कि इन्होंने फोर्स कर दिया है कि अगर तुम मंडी से बाहर भी सामान बेच रहे हो, ट्रेडर्स को कहा है कि तुम अगर मंडी से बाहर भी सामान खरीद रहे हो हमारे फार्मर्स से, तो भी तुम्हें मिनिमम एमएसपी के प्राइस पे ज़रूर देना पड़ेगा उनको। ठीक है, उस और वो भी किन क्रॉप्स पे बोल रहा है, सिर्फ पैडी और वीट, सिर्फ चावल और आटे का, मतलब जो है हमारा जो गेहूँ है, चावल और गेहूं के ऊपर जो है जो क्रॉप्स है, सिर्फ उन दो क्रॉप्स पे बोला है कि आपको मिनिमम एमएसपी ज़रूर देना पड़ेगा। मतलब उससे कम रेट पर अगर आप बेच रहे हो तो वो इलीगल है, और उसमें आपको 3 साल की सज़ा भी हो सकती है, जो प्राइवेट ट्रेडर होगा जो फार्मर से खरीद रहा है बिलो एमएसपी पे। ठीक है, तो अब क्रिटिसिज्म ही यही बात का हो रहा है कि सिर्फ इन दो क्रॉप्स के बारे में क्यों कह रहे हो, बाकी क्रॉप्स का क्यों नहीं कह रहे। और अब आप एक चीज़ ध्यान रखो कि ये दो क्रॉप्स ऐसे हैं जिसके ऊपर एमएसपी सेंटर अनाउंस करता है, स्टेट अनाउंस नहीं करता। ठीक है, बाकी क्रॉप्स जिन पे स्टेट अनाउंस करती है एमएसपी, उन क्रॉप्स को इससे क्यों बाहर रखा हुआ है। ठीक है, इस बिल में
जिस पे तो सेंटर एमएसपी दे रहा है, जिस पे तुम्हें पैसा नहीं देना, जिसमें पंजाब स्टेट को कोई पैसा नहीं देना, जो सेंटर प्रोक्योर करता है एमएसपी पे, उस पे तुम लॉ लेके आ रहे हो कि एमएस मिनिमम उन प्रोडक्ट्स पे आपको मिनिमम एमएसपी पे करनी पड़ेगी। लेकिन जो तुमने खुद, जो स्टेट खुद जिस पे एमएसपी देता है, उन क्रॉप्स को तुमने इसमें नहीं लेके आए, तो तुम फार्मर्स के इंटरेस्ट को स्टेट सिक्योर करने की बात कर कैसे रहे हो? ये पहला क्रिटिसिज्म है इस इन बिल्स का। ठीक है। दूसरा, जो एक अच्छी चीज़ है इस बिल की, क्योंकि जो सेंट्रल लॉ था उसके अंदर एक उसका क्रिटिसिज्म भी है, और एक जो उसमें एक फ्लॉ लोगों को लग रहा है वो है कि अगर कन्फ्लिक्ट हो जाता है प्राइवेट ट्रेडर और फार्मर के बीच में किसी भी एग्रीमेंट को लेके, जो मंडी से बाहर ट्रेड हुआ है, अगर उन दोनों के बीच में कुछ भी कन्फ्लिक्ट आता है कि हाँ हमारे फार्मर्स को लगता है कि गलत हुआ है हमारे साथ, या प्राइवेट ट्रेडर्स को भी लगता है, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकते। वो उनको सिर्फ मैक्सिमम अपने जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जैसे एसडीएम या फिर मैक्सिमम डीसी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वहाँ तक वो जा सकते थे, और वो कोर्ट जाने का उनको प्रोविज़न नहीं था उसमें। उनको लोकल ही ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पर, जो मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर ही अपने मामले को सुलझाना था। ठीक है। लेकिन इन्होंने इसमें कर दिया कि फार्मर जो है वो सिविल कोर्ट तक जा सकता है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट भी है इस बिल का, जो पंजाब गवर्नमेंट लेके आई है, जो पंजाब स्टेट असेंबली ने पास की है। तो ये एक उसका पॉजिटिव पॉइंट है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है उसको थोड़ा सा, एटलीस्ट थोड़ा सा तो स्ट्रेंथन कर दिया है, ताकि फार्मर को थोड़ी प्रोटेक्शन हो जाए। ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम क्या है इसमें बिल में, कि सेंट्रल लॉ ने तो कहा था कि मंडी से बाहर जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी, जो किसान जो है, प्रॉब्लम्स क्या थी कि किसान को मंडी में बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, लाइसेंस फ़ी पे करनी पड़ती है, मतलब और खर्चा करना पड़ता है। एक्चुअली जो ट्रेडर्स होते हैं उनको भी करना पड़ता है वो खर्चा। तो सेंटर ने इसीलिए ही लॉ लेके आए थे कि मंडी से बाहर जो ट्रेड होगा उसमें आप कोई भी, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी लाइसेंस फ़ी नहीं ले सकती प्राइवेट ट्रेडर से। ठीक है। अब इन्होंने कर दिया कि नहीं, हम पूरे स्टेट को ही एक तरह से मंडी डिक्लेयर कर रहे हैं। तो क्यों, जब हम पूरे स्टेट को ही मंडी डिक्लेयर कर देंगे, तो आप कहीं भी ट्रेड करो, जो हमारी जो डेजिग्नेटेड मंडीज़ हैं उससे बाहर भी अगर आप ट्रेड करो, तो क्योंकि हमने पूरी स्टेट को ही जब मंडी डिक्लेयर कर दिया, तो आप बाहर भी जब ट्रेड करोगे तो भी आपको लाइसेंस फ़ी देनी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और प्राइवेट प्लेयर्स को ये मार्केट फ़ीस वगैरह देनी पड़ेंगी। ठीक है। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली भी ट्रेड कर रहे हैं, अगर ई कॉमर्स के थ्रू भी ट्रेड कर रहे हैं जो फार्मर्स और प्राइवेट ट्रेडर जो मंडी के बाहर, फिर भी जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनको, उनके ऊपर फ़ी लिवाई होगी। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो इससे पैसा इकट्ठा होगा उसको हम फार्मर्स वेलफेयर में लगा देंगे। ठीक है। अब ये भी क्रिटिसिज्म है कि जो ऑलरेडी मंडीज़ में पैसा होता है इकट्ठा, जो अभी, उसको कितना फार्मर्स वेलफेयर में लगाया जाता है, ये भी एक क्रिटिसिज्म है, मतलब कि ऐसा एक क्रिटिसिज्म दिया जा रहा है। ठीक है। अब वो कर रहे हैं कि उन्होंने एक एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, ये भी एक क्रिटिसिज्म था हमारे सेंट्रल लॉज के अगेंस्ट, कि उसमें क्या होगा कि होर्डिंग वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे, कि आपसे जो प्राइवेट ट्रेडर्स है वो इस साल ज़्यादा परचेज करके अपने कोल्ड स्टोरेज में रख लेगा, और नेक्स्ट साल जब प्रोक्योर करने की बारी आएगी तो वो मना कर देगा कि हमें ज़रूरत नहीं है, और तब क्योंकि उन्होंने होर्डिंग कर रखी होगी तो वो महंगे प्राइस पे बेचेंगे। ये सेंट्रल लॉ का एक क्रिटिसिज्म था। तो उसके ही अगेंस्ट में स्टेट ने कुछ, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में एक प्रोविज़न निकाला है कि स्टेट जो है वो, उसके पास ये पावर होगी कि वो रेगुलेट कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है प्रोडक्शन को, सप्लाई को, डिस्ट्रीब्यूशन को, और स्टॉक लिमिट्स लगा सकता है कि इतना ही प्रोक्योर कर सकती हैं जो प्राइवेट ट्रेडर्स। और ये कब कर सकता है? सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में, नॉर्मल सिचुएशंस में नहीं कर सकता। सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में कर सकता है, जब जैसे फैमाइन आ जाए, प्राइस राइज हो जाए बहुत ज़्यादा, और कुछ नेचुरल कैलेमिटी आ जाए, कोरोना का जैसे इशू आ गया तब हो जाए, कुछ डिज़ास्टर हो जाए, उन सिचुएशंस में एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का यूज़ कर सकते हैं पंजाब गवर्नमेंट। ठीक है। अब इसका क्रिटिसिज्म में क्या है कि जो हमारे सेंटर का स्टेट जो लॉ है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, उसमें भी है प्रोविजंस कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट भी एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का यूज़ कर सकती है। तो ये जो है, बस इसके अंदर एक आप लगा लो ये प्राइस राइज वाला, कि अगर बहुत ज़्यादा प्राइस बढ़ गया, जैसे कभी कभी होता है ना, आपने देखा है कि जब अनियन के प्राइस बढ़ जाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पर एक्सपोर्ट पे उसके रोक लगा देती है, या उसको होर्डिंग को अनलॉफुल डिक्लेयर करके छापे मारते हैं। तो ये प्राइस राइज के ही टाइम पर होता है। तो वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसिस में तो सेंटर कर सकता है वो, बट नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में वो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये पंजाब गवर्नमेंट ने भी यही सेम चीज़ की है। तो खास ऐसा डिफरेंस कुछ नहीं है उसके अंदर, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट और जो सेंटर वाले जो चेंजेस आए हैं और जो पंजाब गवर्नमेंट के बिल में जो चेंजेस हैं। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म वही है कि जो मैं आपको पहले कह रहा था कि जो सेंटर जिस पे एमएसपी डिक्लेयर करता है वीट और पैडी, उस पे तो आप ये ले आए हो बिल्स कि मतलब एमएसपी से नीचे आपको प्राइस नहीं दे सकते, प्राइस पे नहीं प्रोक्योर कर सकते प्राइवेट ट्रेडर्स। बट आप जो जिन क्रॉप्स पे जैसे कॉटन, मेज़, पल्सेस या फिर मिल्क पे भी जिस पे स्टेट डिसाइड करती है एमएसपी, उस पे क्यों नहीं इस इन प्रोविजन उन क्रॉप्स को आपने इस बिल से बाहर क्यों रखा है। ठीक है, दूसरा प्रोविज़न है, दूसरा इसका एक क्रिटिसिज्म है कि जब इतनी सारी आपने एक तरह से कंडीशंस लगा दी, रेगुलेशंस लगा दी, आप बाहर भी मंडीज़ के बाहर भी आप प्राइवेट ट्रेडर्स को, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जो फार्मर्स के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, जब उनके ऊपर आपने मंडी के बाहर भी ट्रेड वो लगा दी, मार्केट फ़ीस और लाइसेंस फ़ीस लगा दी, तो फिर वो पंजाब से आके लेंगे ही क्यों? वो किसी और स्टेट के किसानों से अपना सामान खरीदना शुरू कर देंगे, तो फिर पंजाब के किसानों को तो और ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, तो ये इसके क्रिटिसिज्म है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या न्यूज़ में चल रहा है, कालेश्वरम प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट जो है इसका, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इरिगेशन प्रोजेक्ट। और इसमें क्या है कि ये तेलंगाना में है। ऑलमोस्ट 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो 31 डिस्ट्रिक्ट्स में से 20 डिस्ट्रिक्ट्स को ये ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन पहुंचाने का एक प्रोजेक्ट है। और ये कौन कौन सी दो रिवर्स के ऊपर के कॉन्फ्लुएंस पे बन रहा है, प्राणहिता और गोदावरी। अब ये याद रखना है आपको। और ये कर क्या रहा है कि रिवर्स पंप द वाटर इनटू गोदावरी रिवर की, जो गोदावरी रिवर का पानी है उसको घुमा के रेजरवॉयर्स में, वाटर टनल्स के थ्रू और पाइपलाइंस वगैरह के थ्रू उसको वापस पूरे इन डिस्ट्रिक्ट्स में फैलाने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अगेंस्ट द फ्लो ऑफ गोदावरी रिवर। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ही बड़ा है। अप्रॉक्सीमेटली जो इसके जो कनाल्स बनेंगी, वाटर कनाल्स बनेंगी और ये जो रिजर्वायर्स वगैरह बनेंगे, वो ऑलमोस्ट 1832 किलोमीटर के होंगे, जिसमें से 1531 जो ग्रेविटी कनाल्स होंगी, जो मतलब नॉर्मल फ्लो पे चल रही हैं, और 203 किलोमीटर की वाटर टनल्स होंगी। ठीक है, जो कि जैसे अंडरग्राउंड टनल्स बना दी, या पानी को जाने के लिए, पास होने के लिए, कनेक्ट करने के लिए टनल्स बना देते हैं जो दो कनाल्स को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आई है, क्यों न्यूज़ में चल रहा है ये प्रोजेक्ट, कि जो हमारी एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उन्होंने बोला कि आपने जब इस प्रोजेक्ट को पास करना था तो आपने जो इन्वायरमेंट क्लियरेंस ली थी, उसमें आपने कहा था कि हम सिर्फ 2 TMC वाटर, 2 TMC क्या होता है, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो वाटर है, सिर्फ उतना ही लेंगे, 2 तक का आपने हमसे परमिशन ली थी। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आप उसको 3 TMC वाटर तक का बना चुके हो। तो ये एनजीटी ने कहा कि जब आप 2 से आपने 3 का कर लिया, आपने परमिशन 2 की ली थी इन्वायरमेंट क्लियरेंस जो दिसंबर 2017 में ली थी, लेकिन आप बना 3 कर रहे हो, तो इसका मतलब जब आप इतना ज़्यादा पानी स्टोर कर रहे हो तो आपने उसके लिए बड़े रेजरवॉयर्स भी बनाए होंगे। अब उस बड़े रेजरवॉयर्स को बनाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम को ख़राब किया होगा, खड्डे खोदे होंगे, बहुत ज़्यादा खुदाई वगैरह की होगी, और उससे कितनी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ होगा। तो अब जो ये तेलंगाना गवर्नमेंट कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, जब हमने इसकी एक्सपेंशन करी है 2 से 3 में जब हम गए हैं तो ऐसा हमने कोई भी नुकसान नहीं किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज करने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो एनजीटी ने इस बात को नहीं माना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने हाइड्रोलॉजी को इफेक्ट नहीं किया, इकोलॉजी को इफेक्ट नहीं किया गोदावरी रिवर की, कि 2 से जब तुम 3 पे ले गए, इतना ज़्यादा तुमने एक्सपैंड कर दिया इसके प्रोजेक्ट की स्टोरेज कैपेसिटी को, तो ऐसा पॉसिबल कैसे है कि तुमने नुकसान नहीं किया होगा। ठीक है, तो उसके लिए एनजीटी ने क्या कहा है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को, कि आप 7 मेंबर की कमेटी बनाओ और 1 मंथ के अंदर अंदर असेस करो कि कितना डैमेज किया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा इसलिए न्यूज़ में चल रहा था। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब फाइनेंस मिनिस्ट्री, जैसा आपको ने देखा होगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हमारे हैं उन्होंने भी, और जो इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उन्होंने भी एक हमारे सजेशन दिया था कि जितने ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं जो कि सिर्फ ठीक से फंक्शन भी नहीं कर रही हैं और जो मतलब लॉस मेकिंग है और जो फाइनेंशियली वाइबल नहीं रह गई हैं, उनको या तो बंद कर दिया जाए या फिर उनको मर्ज करके, जिनके जिनके जैसे होता है ना कि एक ही
काम के लिए 3-4 बॉडीज़ बना रखी हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ जो ओवरलैपिंग कर रखी है, जिनके ऊपर खर्चा ज़्यादा हो रहा है, उन सबको मर्ज करके सिर्फ एक बना दो। तो ये सब काम चल रहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री में, ये सारे आइडेंटिफिकेशन हो रही हैं। तो उसमें उसमें उन्होंने पाया है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो भी फिजिबल नहीं है, उसको भी आप मर्ज करके किसी और इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज कर दो, ठीक है। तो तो यही कंसर्न चल रहा है। उसके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर ने बोला है कि ये जो है ऐसा हमारे लिए बहुत ख़राब हो जाएगा अगर आप इसको मर्ज कर दोगे, तो आप इसको मर्ज ना करो। तो उन्होंने देखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कि इसका इनके ऊपर हमारे 34 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट जा रही है हर साल की। इन्वेस्टमेंट मतलब एक्सपेंडिचर जा रहा है एक्चुअली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के ऊपर, जो कि इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है। और उसमें से सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए की ये कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज से जो फ़ी कलेक्ट होती है, वो सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए जनरेट कर पा रहे हैं 34 करोड़ के खर्चे के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि इसको मर्ज कर दो किसी और इंस्टीट्यूट के साथ, ताकि फाइनेंशियली वाइबल हो जाए। अब क्यों, जैसा मैंने आपको बताया कि एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का ये सब जितने भी 194 ऐसी ऑटोनॉमस बॉडीज़ को उन्होंने 18 मिनिस्ट्रीज़ में आइडेंटिफाई किया जिनको मर्ज किया जा सकता है किसी न किसी दूसरे के साथ, ताकि ये जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं ये कम रह जाए और खर्चा सरकार का कम हो जाए, ठीक है। गवर्नमेंट ने क्या प्रपोज किया है कि हम इस हर साल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का 25% खर्चा कम करते रहेंगे और उसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस दे देंगे, ताकि वो टीचिंग और रिसर्च के काम में चले जाए, ठीक है। अब ये बेसिक आपको पता होना चाहिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है क्या। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम, एकेडमिक कोर्सेज, एडवाइजरी इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट देता है, और बायोडाइवर्सिटी, इंडेंजर्ड स्पीशीज़, इन सब में ये काम करता है, वाइल्ड लाइफ रिसर्च करता है इन सब चीज़ों में, ठीक है। ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है ये हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर, देहरादून में बेस्ड है, 1982 में फाउंड किया गया था, ठीक है। अब ये पुलिस कमेमोरेशन डे ये भी सेलिब्रेट किया गया 21 अक्टूबर को। और ये किस लिए सेलिब्रेट किया गया है, अब अगर आपको, जैसे हमने MCQs में भी डाला ये पॉइंट कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, या हो सकता है कईयों को लगता होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम पुलिस कमेमोरेशन डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इसको हम तब क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1959 में जो चाइनीज़ ट्रूप्स थे उन्होंने हमारे पुलिस पर्सोनल को पीछे से एम्बुश करके मार दिया था इस दिन। तो इसलिए हम इसको पुलिस कमेमोरेशन डे को हर साल सेलिब्रेट करते हैं 21 अक्टूबर को। उनको हमें याद करते हैं कि उन्होंने शहादत दी थी हमारे लद्दाख में, हॉट स्प्रिंग्स जो लद्दाख में, जहाँ पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहा था चाइना के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने पुलिस वालों को, हमारे 10 पुलिस वालों को मार दिया था चाइनीज़ ट्रूप्स ने, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। तो इसके ऊपर MCQs भी हैं और हमारे एडिटोरियल्स भी। हम आप डिफेंस ऑफसेट पॉलिसी और मालाबार जो में जो ऑस्ट्रेलिया को इंक्लूड कर लिया गया, उसके ऊपर एडिटोरियल्स की भी समरी है। तो ये आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से PDF से डाउनलोड कर सकते हो। सो कल हम मिलेंगे दोबारा न्यू टॉपिक्स के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।